ओके। वेलकम आप सभी का। और चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इससे पहले हमने प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन के डिफरेंट कन्फर्मेशंस, प्रोटीन की स्टेबिलिटी से जुड़े हुए इश्यूज, इन सब को हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद में आज की क्लास में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रोटीन फोल्डिंग से जुड़े हुए जो थर्मोडायनेमिक्स के इश्यूज हैं, उनको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो एक थर्मोडायनेमिक्स के व्यू से हमें पूरी प्रोसेस को समझना है। तो ये क्या कि काफ़ी सारे हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो यहाँ से कोरिलेट करते हैं, तो हमें ये चीज़ें भी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन की हमारे पास दो स्टेट हम ले सकते हैं। प्रोटीन की टू स्टेट। एक जब वो 100% फोल्ड होती है, 100% फोल्डेड, और दूसरा कंडीशन दैट इज लेस देन 100% फोल्डेड। तो वन इज कंप्लीट फोल्डेड या फोल्डेड प्रोटीन, या 100% फोल्डेड प्रोटीन, और स्टेबल प्रोटीन। दिस इज स्टेबल कंडीशन। सिमिलरली इसको हम अनस्टेबल बोल सकते हैं, अनस्टेबल कंडीशन। इन्हीं को अपन फोल्डेड, अनफोल्डेड ऐसे भी बोल सकते हैं। जनरली हम इसको फोल्डेड वर्ड से डिनोट करते हैं, और जो अनस्टेबल है उसको हम अनफोल्डेड से डिनोट करते हैं। देखिए, आपने जो लास्ट क्लासेज ली हैं, तो वहाँ से कुछ मेजर पॉइंट्स हमने निकाले थे, उनके ऊपर हमने काफ़ी उन सबको बहुत अच्छे से हमने कवर कर लिया था। तो वन थिंग जो हमारे पास निकल कर के आई थी कि जब भी कोई प्रोटीन फोल्ड होती है, तो दो बड़े इश्यूज हमने लिए थे कि जो हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज होते हैं, हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज must be buried, तो वो प्रोटीन के इंटीरियर के अंदर दबा दिए जाने चाहिए। और दूसरा ये था मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होना चाहिए। तो हालांकि प्रोटीन फोल्डिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं, लेकिन सबसे बड़े जो इश्यूज आए थे कि हाइड्रोफोबिक जो साइड चेन्स हैं वो प्रोटीन के इंटीरियर में बरीड हो जानी चाहिए। और ऐसे ही दूसरा बड़ा इशू था कि जब कोई प्रोटीन 100% फोल्ड होती है, इसका मतलब हम ये भी बता सकते हैं कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए वीक इंट्रैक्शन। तो सिंपली आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वीक इंटरैक्शंस। तो मैक्सिमाइज जब वीक इंटरैक्शंस हो जाती है, और जब हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स हैं वो कोर में बरीड हो जाते हैं, तो ये दो बहुत बड़े फोर्स हमने लिए थे जो किसी प्रोटीन को फोल्ड कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जब हमारी प्रोटीन 100% फोल्ड होती है, इसका मतलब उसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, और हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज को प्रोटीन के इंटीरियर के अंदर बरीड कर दिया गया है। तो ये स्टेबल है। अगर ऐसा है तो वो स्टेबल प्रोटीन है और वो कम्प्लीटली फोल्डेड कंडीशन है। अगर कोई भी वीक इंट्रैक्शन या हाइड्रोजन बॉन्ड अभी डिस्टर्ब्ड है, या हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज अभी कम्प्लीटली बरीड नहीं है, तो प्रोटीन अनस्टेबल है। यानी कि अभी भी उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके उसको स्टेबल किया जा सकता है, या उसके जो हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज जो भी इंटीरियर में बरीड नहीं है, उनको अगर इंटीरियर में प्लेस कर दिया जाए, तो वो पहले अब जितनी स्टेबल है उससे और ज़्यादा स्टेबल बनाई जा सकती है, वो हो सकती है। तो जब ये दोनों कंडीशन अगर मीट नहीं होती है, तो प्रोटीन हमारी अनफोल्डेड या पार्सली फोल्डेड कंडीशन में होती है। ठीक है, ये 100% फोल्डिंग, इसको हम नेटिव कन्फर्मेशन भी बोलते हैं। नेटिव कन्फर्मेशन, तो जिस कन्फर्मेशन में प्रोटीन अपना मैक्सिमम एफिशिएंसी देती है, वर्किंग देती है,
दैट इज नेटिव कन्फर्मेशन। ओके, इसके बाद में जब हम थर्मोडायनेमिक्स के एंगल से जाएंगे तो हमें एक बहुत बड़ा पॉइंट इसमें इंक्लूड करना होता है, उसी के बेस के ऊपर हम सारा ये मैटर डिस्कस करेंगे। वो होता है फ्री एनर्जी। इट इज़ फ्री एनर्जी। देखो काफ़ी बार बायोकेमिस्ट्री में और हमारे सिलेबस में बहुत बार फ्री एनर्जी का मेंशन आएगा। तो फ्री एनर्जी का मतलब क्या होता है, या रियल में फ्री एनर्जी को हम क्या मानते हैं, या कैसे हम फ्री एनर्जी को समझें। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि अवेलेबल एनर्जी टू डू एनी वर्क। तो फिजिक्स की भाषा में कहा जाए तो जब भी कोई कार्य किया जाता है तो उसमें एनर्जी इनपुट होता है, और किसी भी कार्य करने के लिए एनर्जी जितनी अवेलेबल है, अवेलेबल एनर्जी, दैट इज़ कॉल्ड फ्री एनर्जी। तो फ्री एनर्जी का मतलब जो अवेलेबल एनर्जी है। ठीक है, फ्री एनर्जी को हम अवेलेबल एनर्जी के रेफरेंस के अंदर, या अवेलेबल फ्री एनर्जी या अवेलेबल एनर्जी टू डू एनी वर्क, इस एंगल से हम उसको समझते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को अगर हम हमारी प्रोटीन पे अप्लाई करें तो हमारा जो फोल्डेड प्रोटीन है, जो फोल्डेड प्रोटीन होता है, इसका फ्री एनर्जी लोवेस्ट होता है। फ्री एनर्जी लोवेस्ट। देखो थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी के पास अवेलेबल एनर्जी है तो उससे वर्क होगा, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा, या उससे कुछ वर्क किया जा सकता है, उसमें चेंज हो सकता है। तो जो स्टेबल है, जो 100% स्टेबल है, जिसमें और कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसके पास फ्री एनर्जी कितनी है, लोवेस्ट है, लोवेस्ट फ्री एनर्जी। और इसी प्रकार से अगर हम अनफोल्डेड की बात करें तो उसका जो फ्री एनर्जी कंटेंट होता है कि उसमें कितनी फ्री एनर्जी उसमें अवेलेबल है या उसमें प्रेजेंट है, दैट इज़ हायर देन फोल्डेड प्रोटीन। फोल्डेड प्रोटीन में जितनी एनर्जी होती है उससे कहीं ज़्यादा फ्री एनर्जी जो हमारी डीनेचर्ड प्रोटीन या अनफोल्डेड प्रोटीन है उसमें होती है। मीन्स अनफोल्डेड प्रोटीन जब फोल्डेड कंडीशन में जाती है तो फ्री एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज फ्री एनर्जी। यानी कि फ्री एनर्जी का जो कंटेंट है उसमें गिरावट आएगी। यहाँ पे फ्री एनर्जी का वैल्यू हाई है, और जब कोई प्रोटीन अनफोल्डेड से फोल्डेड में जाएगी तो यहाँ पे फ्री एनर्जी प्रोटीन के पास जो है दैट इज़ लो। तो विदाउट फ्री एनर्जी लॉस अनफोल्डेड प्रोटीन फोल्डेड प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो जब भी कोई प्रोटीन फोल्ड होती है, या जब भी कोई, क्योंकि हमेशा ही प्रोटीन पहले बनती हैं, उसके बाद में सेकेंडरी कन्फर्मेशन, टर्सरी कन्फर्मेशन एंड फाइनली वो फोल्ड अप होती है। तो जब भी कोई प्रोटीन फोल्ड होगी तो उसको फ्री एनर्जी रिलीज करनी होती है, यानी कि एक हायर फ्री एनर्जी कन्फर्मेशन से, क्योंकि जो 100% फोल्ड नहीं है वो भी एक प्रकार का कन्फर्मेशन है। तो हाई फ्री एनर्जी कन्फर्मेशन है एक, और वो कन्फर्मेशन जब फ्री एनर्जी का लॉस उसमें से हो जाएगा, दैट इज़ माइनस कुछ वैल्यू निकल गई है, तो वैल्यू हमारी लो हो जाएगी। तो दिस इज़ अगेन ए कन्फर्मेशन। तो ऐसा कन्फर्मेशन जिसका फ्री एनर्जी लोवेस्ट है दैट विल बी स्टेबल कन्फर्मेशन, और स्टेबल को हम नेटिव कन्फर्मेशन बोलते हैं। और जिसके पास फ्री एनर्जी इससे ज़्यादा है दे ऑल आर अनफोल्डेड कंडीशन। तो कोई भी प्रोटीन है उसको हम फ्री एनर्जी के रेफरेंस में भी देख सकते हैं कि अगर फ्री एनर्जी कंटेंट उसका लोवेस्ट है तो दैट इज स्टेबल। हाँ बोलिए सर। मैं ऐसे कह रहा था सर, जब अनफोल्डेड फोल्डेड में जाएगी तो सर बॉन्ड नहीं बनेंगे, तो सर वो लॉस होगा एनर्जी का या फिर कंज्यूम हो जाएगी उन्हीं बॉन्ड्स के अंदर?
दोबारा बोलिए। सर सर फोल्डेड से सर अनफोल्ड से फोल्डेड में जाएगी तो सर नए बॉन्ड क्रिएट होंगे, तो सर वो एनर्जी वहाँ कंज्यूम हो जाएगी ना, इसे रिलीज क्यों होगी? ठीक है, ठीक है, आप जिस एंगल से समझना चाह रहे हो वो अलग बात है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, है ना। मेरे को बनाना तो नहीं आता, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो भी बन गया वो बन गया। ठीक है, तो ये फ्री है, इसके ये फ्री है, तो ये वर्क कर सकता है। 4 पॉइंट इसके पास है। ठीक है, ये कंफर्मेशन है एक, अभी वो फोल्ड नहीं हुआ है और उसके पार्ट्स मतलब फोल्ड नहीं हुए हैं, तो वो एक कंफर्मेशन तो है। और जैसे आपने एक बच्चे का डायग्राम लिया और आप देख रहे हैं कि उसके हाथ पैर सब खुले हैं, तो एनर्जी है उसमें, और एनर्जी से जो वर्क हो सकता है वो वर्क आप यहाँ से, क्योंकि वो फ्री है तो आप उसे करा सकते हैं। अगर आप इसको फोल्ड कर दें, ठीक है, अगर आप इसको फोल्ड कर दें, इसके हाथ पैर सब फोल्ड कर दें, तो इसके पास ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। ऐसा नहीं कि इसमें एनर्जी नहीं है, इसमें एनर्जी है, लेकिन इसमें फ्री एनर्जी नहीं है। फ्री एनर्जी इसकी रिड्यूस हो गई है, और यहाँ पे फ्री एनर्जी है। इससे पहले जब आपने फोल्डिंग पढ़ी तो आप ये कह रहे थे कि प्रोटीन के जो भी भाग वीक इंटरेक्शन में गए थे वो पहले पानी के साथ जुड़े होते हैं। तो मान लीजिए कि ये सब पहले वाटर के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है, और जब फोल्ड होती है तो वो अपने ही साथ जुड़ जाते हैं, तो पानी के साथ उसके कनेक्शन हट जाते हैं, पानी के साथ उसके कोई कनेक्शन नहीं है। और फिर आपने ये भी पढ़ा था कि जब कोई प्रोटीन इस कन्फर्मेशन से स्टेबल कन्फर्मेशन में जाती है तो पानी के साथ जो बॉन्ड थे, सॉल्वेंट के साथ जो बॉन्ड थे वो टूटते हैं, और खुद के साथ जो बॉन्ड है वो बनते हैं। और फिर ये स्ट्रॉन्ग भी होने चाहिए, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी होने चाहिए, तभी वो स्टेबल होगा। तो स्टेबल कन्फर्मेशन का मतलब कि पानी के साथ जितना स्ट्रांगली जुड़ा था उससे कहीं स्ट्रांगली वो खुद के साथ जुड़े, तो वो स्टेबल होगा। और इट मीन्स यहाँ जो फ्री एनर्जी कंटेंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कि जब उसके खुद के ही भाग इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग चली गई ना, ये इंट्रामोलिकुलर हो गया, जैसे आप एक ही पेप्टाइड लें तो, और यहाँ पे ये पानी के साथ में विथ सॉल्वेंट, तो सिस्टम है ये। थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स के एंगल से बात करता है कि दो सिस्टम है, एक प्रोटीन का सिस्टम है, एक सराउंडिंग का सिस्टम है। तो अभी हम फोकस कर रहे हैं ओनली प्रोटीन पे। तो फ्री एनर्जी को आप ऐसे मान लीजिए कि रिएक्टिव जैसा कुछ, कि उसके पास कुछ एनर्जी फ्री है तो वो कुछ ना कुछ करेगा या कहीं से जुड़ेगा, तो वो नहीं जुड़ रहा क्योंकि उसके पास फ्री एनर्जी नहीं है। यानी कि उसमें जितनी भी एनर्जी थी वो उसने सेल्फ इंटरेक्शन जो थे उनमें कंज्यूम करा रखी है, और इसकी वजह से अब बाहर से किसी के साथ वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो एनर्जी अलग चीज़ है और फ्री एनर्जी अलग चीज़ है, जिससे काम किया जा सके वो फ्री एनर्जी होती है। ठीक है जी सर। क्योंकि थोड़ा सा क्या कि थर्मोडायनेमिक जो होता है ना, वो जैसे एक फिजिक्स का थोड़ा सा इसमें पुट रहता है, तो हमें जब तक हम उस एंगल से नहीं सोचेंगे तब तक हमें प्रॉपर समझ में, या हम उस चीज़ को वैसे नहीं ले पाएंगे जैसे हमें लेना होता है। तो एनर्जी है, जैसे आपके पास कोई पत्थर है, स्टोन है, तो इसमें एनर्जी है, लेकिन इसमें फ्री एनर्जी नहीं है, ये भी स्टेबल है ये। और ऐसे आपने गैस लिया, एक गैस का वॉल्यूम लिया आपने, तो एनर्जी उसमें भी है, लेकिन वो उसमें मूवमेंट है, उसमें फ्री एनर्जी है उसमें।
वो रिएक्टिव है, वो क्रियाशील है, वो स्टेबल नहीं। यानी जो स्टेबल हो गया उसमें, जो स्टेबल हो गया ना, इसका मतलब उसमें फ्री एनर्जी नहीं है, वो किसी से बात नहीं करता, किसी से कुछ नहीं करता, वो स्टेबल है, वो वैसा ही रहेगा। यानी कि जो अपने अंदर खुश हो गया ना, वो बाहर की चीज़ों से उसको कोई कनेक्शन नहीं है, दैट इज स्टेबल। समझ गए? जो अपने साथ खुश हो जाता है ना, उसको बाहर की चीज़ों से लेना देना नहीं होता है, दैट इज़ कि किसी के पास अंदर से कनेक्शन कमज़ोर होते हैं तो वो बाहर किसी से कैसे जुड़ता है, किसी से कैसे जुड़ता है, दैट इज़ अबाउट ऑफ फ्री एनर्जी। हाँ, तो हम यहाँ पे एक बात ये कर रहे थे कि हमें सबसे पहला पॉइंट ये समझना था कि प्रोटीन या तो फोल्ड हो सकती है या अनफोल्ड हो सकती है, ठीक है। अगर फोल्ड होगी तो भी वो एक कन्फर्मेशन है, अगर अनफोल्ड है तो भी एक कन्फर्मेशन है, ठीक है ना। ये चीज़ आप बिल्कुल आराम से समझें और इनको बिल्कुल ब्रेन में जगह दें कि आपको ऐसे ही इन चीज़ों को अप्लाई करना होता है। तो फोल्डेड भी एक कन्फर्मेशन है, अनफोल्डेड भी एक कन्फर्मेशन है, बट अंतर इस चीज़ का है कि फोल्डेड की फ्री एनर्जी सबसे कम होती है और अनफोल्डेड की फ्री एनर्जी हाई होती है। और कोई भी प्रोटीन, उसमें दोनों चीज़ें हैं कि जब वो फोल्डेड से अनफोल्डेड में जाती है तो एनर्जी रिलीज होगी, और जब वो, अगर आप उसको अनफोल्ड करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि हम उसको यूरिया से ट्रीट कराएंगे, हम उसको बीटा मरकैप्टोएथेनॉल से ट्रीट कराएंगे, हम उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से ट्रीट कराएंगे, तो उसके बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, वो फोल्डेड से अनफोल्डेड में भी जा सकती है। तो फोल्डेड से अनफोल्डेड में जाएगी तो फिर हमें वो उसके अकॉर्डिंग बताना होगा कि फ्री एनर्जी कंटेंट बढ़ेगा तो हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और ये एनर्जी उसको लेनी पड़ेगी, सराउंडिंग से लेनी पड़ेगी, यानी कि उसको हीट देनी पड़ेगी, या तो हीट देनी पड़ेगी या उसको कोई आपने ऐसा रिएजेंट ले रखा है वो उसको कराएगा, अपने आप नहीं हो सकता ये, राइट। तो जब हम बात करते हैं कि एक कन्फर्मेशन दूसरे में जा रहा है, यानी कि अगर अनफोल्डेड फोल्डेड में जा रहा है तो फ्री एनर्जी कंटेंट रिलीज होगा या उसमें डिक्रीजमेंट आना है। ऐसे ही फोल्डेड जब अनफोल्डेड में डीनेचर होती है प्रोटीन, तो उस समय पे उसका फ्री एनर्जी कंटेंट है वो बढ़ जाता है। तो पहला बड़ा इश्यू आया था कि हम फ्री एनर्जी क्या है उसको बिल्कुल क्लियर कर लें। तो फोल्डेड की फ्री एनर्जी लोवेस्ट होती है। सबसे बड़ी बात आपको जो ध्यान में रखना वो यही है कि 100% फोल्डेड प्रोटीन, यानी कि नेटिव कन्फर्मेशन, यानी कि द कन्फर्मेशन, इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि द कन्फर्मेशन विथ लोवेस्ट फ्री एनर्जी, यानी कि स्टेबल कन्फर्मेशन या फोल्डेड कन्फर्मेशन या नेटिव कन्फर्मेशन या फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होती है किसी भी प्रोटीन की, वो कन्फर्मेशन होता है जिसके पास सबसे कम फ्री एनर्जी होती है। यानी कि किसी प्रोटीन की फ्री एनर्जी को आप कम करते करते इतना कम कर दें कि अब उसमें और कम नहीं किया जा सकता, इसका मतलब आपने प्रोटीन को इतना फोल्ड कर दिया है कि अब वो और फोल्ड नहीं हो रही, यानी कि आपने उसको कंप्लीट फोल्ड कर दिया। तो फोल्डिंग को फ्री एनर्जी के रिफरेंस में समझा जा सकता है। करेक्ट यहाँ तक? ओके, तो देखिए यहाँ पे जो मेन चीज़ निकल के आई थी वो ये था कि हमारे पास फोल्डेड प्रोटीन है और अनफोल्डेड प्रोटीन है, ठीक है। अभी हम केवल उसको फ्री एनर्जी के रेफरेंस में समझेंगे। तो फोल्डेड का जो फ्री एनर्जी है, फ्री एनर्जी दैट इज लोवेस्ट, और अनफोल्डेड का जो फ्री एनर्जी है दैट इज हायर। और फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी को हम G0 से डिनोट करते हैं। दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। तो जो फ्री एनर्जी है उसको हम गिब्स फ्री एनर्जी के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सिंबलाइज करें या सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय G0, ठीक है। तो सिंपली हम इसको G से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे G की वैल्यू है लोवेस्ट, और यहाँ पे
जी की वैल्यू है हायर। ठीक है, तो दो कन्फर्मेशन हमारे पास थे, दिस इज फोल्डेड कन्फर्मेशन एंड दिस इज अनफोल्डेड कन्फर्मेशन। ठीक है, वो ठीक है, उसने लोवेस्ट एनर्जी सबसे कम कर ली इसलिए वो स्टेबल हो गया, अदरवाइज अनफोल्डेड प्रोटीन भी कन्फर्मेशन ही होता है। तो ये दोनों कन्फर्मेशन है, लेकिन फ्री एनर्जी का डिफरेंस है कि यहाँ पे फ्री एनर्जी लोवेस्ट है, यहाँ पे फ्री एनर्जी हायर है। ओके, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो फ्री एनर्जी का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, डिफरेंस ऑफ फ्री एनर्जी, डिफरेंस ऑफ फ्री एनर्जी, और डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डेल जी से। डेल का मतलब डिफरेंस, तो डेल जी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो फ्री एनर्जी हमारे पास थी दिस इज फोल्डेड, यानी कि जी एफ से डिनोट कर दें, और माइनस हम फ्री एनर्जी अनफोल्डेड यानी कि यू से रिप्रेजेंट कर दें। तो फोल्डेड की फ्री एनर्जी कितनी है और अनफोल्डेड की कितनी है उसको हम माइनस कर दें तो हमें फ्री एनर्जी का डिफरेंस पता लग सकता है। ठीक है, अभी आपने कहा कि फोल्डेड की फ्री एनर्जी लो है और अनफोल्डेड की फ्री एनर्जी हाई है। तो एज्यूम कर लीजिए कोई भी एक फिगर ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए लोवेस्ट 2 है और हायर 5 है, तो हमें माइनस करना है। तो वैल्यू हमारी कैसे आनी है, फोल्डेड की लो वैल्यू थी और उसमें से अनफोल्डेड की हायर वैल्यू को हम माइनस करने वाले हैं। तो जब हम एक छोटी वैल्यू में से एक बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल जी हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव। तो डेल जी की वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव। तो जब भी कोई प्रोटीन फोल्ड होती है यानी कि अनफोल्ड से फोल्डेड में जाएगी तो डेल जी यानी कि डिफरेंस जो आएगा दैट शुड बी नेगेटिव। दिस वन। तो ये तो हमारा पहला एक टर्म हुआ कि हम ओनली फ्री एनर्जी को देखें। तो अनफोल्डेड के पास ज़्यादा है, फोल्डेड के पास कम है, तो हम डिफरेंस बताना चाहेंगे तो फोल्डेड में से अनफोल्डेड को माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आनी है। तो डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होने पे प्रोटीन है वो फोल्ड हो जाती है, यानी कि एक अनफोल्डेड और फोल्डेड उनके एनर्जी डिफरेंस को रिप्रेजेंट करें तो डेल जी इज इक्वल टू माइनस वैल्यू हमारे पास आती है। तो ये तो केवल एक बेसिक लेवल था कि फोल्डेड अनफोल्डेड का फ्री एनर्जी हमें पता था तो उनका डिफरेंस हम निकाल के बता सकते हैं कि दैट शुड बी नेगेटिव। इसके बाद में मैटर आता है कि हम इस फ्री एनर्जी को भी हम फ्रैक्शनेट कर सकते हैं, कि उसके टुकड़े किए जा सकते हैं, इसके फ्रैक्शंस कर सकते हैं अपन। ओके, चलिए इसकी बातें करते हैं। तो अभी हमने कहा कि डेल जी इज इक्वल टू जी फोल्डेड माइनस जी अनफोल्डेड, ठीक है। और जो फ्री एनर्जी होती है उस फ्री एनर्जी को हम फ्रैक्शनेट करें तो फ्रैक्शनेट हम इस प्रकार से कर सकते हैं, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ नए पैरामीटर आ गए हैं, एक तो आ गया एच और एक आ गया टी और एक आ गया एस, 3 नए पैरामीटर आ गए। या तो हम फ्री एनर्जी के रेफरेंस में बता दें, अगर हमें फ्री एनर्जी पता है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं इसको, या फिर अगर हमें एच टी और एस इनका पता हो तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे ये पैरामीटर क्या हैं वो उनको हम समझ लेते हैं।
H का मतलब होता है एंथैल्पी, और एंथैल्पी का मतलब होता है हीट कंटेंट, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। देखो ये फिजिक्स का लैंग्वेज है, तो थोड़ा सा आपको उसी प्रकार से समझना होगा कि H को हम एंथैल्पी बोलेंगे, और एंथैल्पी का मतलब होता है हीट कंटेंट, यानी कि जो ऊष्मा ऊर्जा होता है ना उसकी मात्रा है ये हीट कंटेंट। लेकिन यहाँ पे लिखा ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर या फिजिक्स की भाषा में इसको समझें तो ऐसे कहेंगे कि हमारे पास एक तो है प्रोटीन और एक है सॉल्वेंट। ठीक है, तो प्रोटीन और सॉल्वेंट ये दोनों सिस्टम है, ये भी एक सिस्टम है, प्रोटीन भी एक सिस्टम है और सॉल्वेंट भी एक सिस्टम है। तो हीट कंटेंट प्रोटीन का भी होता है, हीट कंटेंट सॉल्वेंट का भी होता है। और हीट कंटेंट का डिफरेंस, कि जैसे प्रोटीन का फोल्डेड और अनफोल्डेड का जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस को हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी। तो जो एंथैल्पी का डिफरेंस है, जैसे हम यहाँ पे बता रहे थे कि फ्री एनर्जी का डिफरेंस है, उसको हम डेल जी बोल रहे थे, वैसे ही एंथैल्पी का जो डिफरेंस है उसको अपन डेल एस से डिनोट कर सकते हैं। तो दिस इज एंथैल्पी डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी। ठीक है, सिमिलरली टी इज द टेम्परेचर, है ना, टी का कोई इशू नहीं है, टी इज टेम्परेचर। तो जो भी हमने एम्बिएंट टेम्परेचर ले रखा है, जहाँ पे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं कि जब भी हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस समय पे टेम्परेचर क्या है, दिस इज टी। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट पैरामीटर इज एस, और एस का मतलब होता है एंट्रोपी। और एंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, यानी कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, आपके पास कुछ बॉल्स हैं, आपने उनको अरेंज कर रखा है, ठीक है, और फिर आपने उनको सेपरेट कर दिया। तो आपने बॉल्स को गैदर कर रखा था, इकट्ठा कर रखा था, अरेंज, है ना, ऑर्डर्ड कर रखा था आपने, ऑर्डर्ड और अरेंज्ड, और यहाँ पे आपने उनको अनऑर्डर्ड कर दिया, अनऑर्डर्ड, ठीक है, और उनको रैंडम कर दिया, उनकी जो व्यवस्था थी हमने उनको डिस्टर्ब कर दिया। तो इसी को हम एंट्रोपी से समझ सकते हैं कि यहाँ पे एंट्रोपी हाई है, इट हैज़ हाई एंट्रोपी, और इट हैज़ लो एंट्रोपी। ठीक है, तो एंट्रोपी क्या है, ऑर्डरनेस होती है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, जो अव्यवस्था होती है उसकी मात्रा होती है। तो अव्यवस्था कम हो जाती है जब चीज़ें अरेंज होती हैं, और अव्यवस्था बढ़ जाती है जब चीज़ें अव्यवस्थित होती हैं या उनके बीच में जो ऑर्डरनेस है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसे हम इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो ये भी हमारे पास प्रोटीन का भी ऑर्डरनेस होता है, डिसऑर्डरनेस होता है, ऐसे सॉल्वेंट का भी, कि पानी भी ऑर्डर्ड और डिसऑर्डर्ड होता है। तो ये चीज़ भी दोनों के लिए अप्लाई होती है कि डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस प्रोटीन का भी होता है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस पानी का भी होता है, सॉल्वेंट का भी है। तो जब प्रोटीन फोल्ड होती है तो दो चीज़ें हैं, एक प्रोटीन खुद है, एक सराउंडिंग में पानी है, और फिर हर एक सिस्टम के भी दोनों कंपोनेंट है, उसका एंथैल्पी भी है और उसका एंट्रोपी भी है, और फिर उनके डिफरेंसेज हैं। तो ऐसे ही हम
एंट्रोपी का जो डिफरेंस है उसको हम डेल एस बता सकते हैं। तो डेल एस इज द एंट्रोपी डिफरेंस, दिस इज डिफरेंस ऑफ एंट्रोपी। तो हम डेल जी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंट्रोपी एंड एंथैल्पी के रेफरेंस में, ठीक है। लेकिन हमें उसको कैसे इक्वेशन में लेना पड़ेगा कि डेल जी इज इक्वल टू डेल एच, कि हम कंप्लीट, ये टोटल है कि प्रोटीन का और सॉल्वेंट का मिलाकर के डेल एच कितना आता है वो ले लें और फिर उसमें से माइनस कर दें टेम्परेचर के साथ में मल्टीप्लाई करके डेल एस को, ठीक है। तो ये हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं, ओके। और फिर हमने जो बातें यहाँ पे अभी अप्लाई की उनको हम हमारे इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। कैसे पुट कर सकते हैं कि अभी हम कह रहे हैं कि डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। तो ये दो पैरामीटर हमारे पास आ गए और ये दोनों पैरामीटर दोनों सिस्टम के लिए, प्रोटीन के लिए भी और सॉल्वेंट के लिए भी। तो इसको हम दोबारा से रीअरेंज कर सकते हैं कि डेल जी इज इक्वल टू डेल एच का मतलब हो जाएगा हमारे पास एंथैल्पी फोल्डेड की माइनस एंथैल्पी अनफोल्डेड की, ठीक है ना। हमने इसको फ्रैक्शनेट कर दिया दोबारा से कि अंतर का मतलब फोल्डेड और अनफोल्डेड का हीट कंटेंट जो है उसका डिफरेंस हो गया। तो डेल एच को हमने फोल्डेड और अनफोल्डेड के डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस होता है तो दोनों के डिफरेंस में हमने उसको बता दिया, ओके। ऐसे ही हम इसके लिए भी कर सकते हैं। तो दैट विल बी माइनस टी और फिर इसके मल्टीप्लाई में हम ले लेंगे एंट्रोपी फोल्डेड कंडीशन में माइनस एंट्रोपी अनफोल्डेड कंडीशन में। तो इस बार हमने फ्रैक्शनेट कर दिया सेकंड वाले पार्ट को, दिस वन हमने उसको फ्रैक्शनेट कर दिया। तो हमारे पास दो पैरामीटर थे, एक था एंथैल्पी, एक था एंट्रोपी। तो हमने उनको इस प्रकार से कन्वर्ट कर दिया, ओके। यहाँ तक आप शायद समझ रहे होंगे कि सिंपली हमने कहाँ से स्टार्ट किया था इसको और फिर हमने उसको एंट्रोपी एंथैल्पी के रेफरेंस में लिया तो हम यहाँ पहुँच गए थे और फिर हम उसको इस प्रकार से भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। और फिर जो डेल जी टोटल होता है, डेल जी टोटल का मतलब कि हमारे पास दोनों सिस्टम है, प्रोटीन भी सिस्टम है, सॉल्वेंट भी सिस्टम है, दोनों का मिलाकर के अगर हम बोलें तो डेल जी को हम इस प्रकार से टोटल को रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज डेल एच, ठीक है, डेल एच। और डेल एच हो जाएगा हमारा चेन का मतलब प्रोटीन का, और प्लस डेल एच सॉल्वेंट का। तो क्योंकि हमारे सिस्टम में दोनों कंपोनेंट थे ना, कि सिस्टम में दो कंपोनेंट है, एक प्रोटीन है और एक पानी है। तो हमने प्रोटीन को तो यहाँ पे बोला है चेन, तो चेन जब फोल्ड है अनफोल्ड है उनका एंथैल्पी डिफरेंस वो हो गया डेल एच चेन, ठीक है। ऐसे ही पानी जब प्रोटीन फोल्ड है प्रोटीन अनफोल्ड है उस समय पे पानी का जो हीट कंटेंट है उसका डिफरेंस वो हो गया डेल एच सॉल्वेंट। तो हमने एंथैल्पी के दोनों कंपोनेंट यानी कि दोनों सिस्टम के एंथैल्पी को यहाँ पे एक साथ ले लिया और वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया कि डेल एच चेन प्लस डेल एच सॉल्वेंट, ठीक है। इसके बाद में दूसरा पैरामीटर हमारे पास रह गया एंट्रोपी वाला, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस दिस इज टी डेल एस, इस बार हम लेंगे चेन के लिए और फिर इसी प्रकार से हम माइनस करेंगे टी डेल एस सॉल्वेंट के लिए,
तो अगेन हमने इसको भी चेन के रेफरेंस में और सॉल्वेंट के रेफरेंस में, देखो यहाँ पे हमें इनको माइनस करना होता है, तो ये दोनों सिग्नल माइनस के हैं, ठीक है। तो ये दोनों पैरामीटर जुड़ जाएंगे, माइनस वाले हम एक साथ लेंगे, प्लस वाले एक साथ, तो ये पूरा डेल एच है, क्योंकि हम टोटल बता रहे हैं, तो ये डेल एच हो गया टोटल, सॉरी डेल एच। दिस इज डेल एच। और फिर सेकंड कंपोनेंट हमने एंट्रोपी का ले लिया है, तो दैट इज माइनस टी डेल एस चेन माइनस टी डेल एस सॉल्वेंट, ये कंपोनेंट आ गया हमारे पास डेल एस के लिए, और साथ में हमने उसको टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर रखा है दोनों सिस्टम्स के लिए, ठीक है। तो ये हमारा वेरी सिंपल कि हम फोल्डेड और अनफोल्डेड का डिफरेंस डेल जी से बताते हैं, फिर हम एंथैल्पी और एंट्रोपी के रेफरेंस में इक्वेशन को हम डेल एच माइनस टी डेल एस में ले जा सकते हैं, और फिर कि सिस्टम में देखा जाए तो प्रोटीन और सॉल्वेंट दो कंपोनेंट हैं, तो फिर दोनों के अकॉर्डिंग हम इसको डेल एच को भी हम चैन और सॉल्वेंट में ले जा सकते हैं। तो हर बार जैसे अब आप डेल एच की बात करेंगे ना, तो इस डेल एच में दो कंपोनेंट हो जाएंगे, डेल एच चैन, जैसे आपने लिखा डेल एच चैन, तो डेल एच चैन का मतलब हो जाएगा एच चैन जब वो फोल्ड है, माइनस एच चैन जब वो अनफोल्ड है। तो हर बार आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा जब भी आप डेल निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्वेंट का निकालेंगे, ऐसे आप यहाँ के लिए काम करेंगे। तो हर कंपोनेंट के लिए जब आप डेल निकालेंगे ना, तो चाहे आप एंट्रोपी निकालें एंथैल्पी निकालें, तो उसमें दोनों कंपोनेंट आने हैं। तो अगर इन चीज़ों को बिल्कुल से समराइज किया जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि फ्री एनर्जी को दो पैरामीटर्स पे डिपेंड कराया जा सकता है, कि जो फ्री एनर्जी है उसके लिए दो पैरामीटर हैं, वन इज हीट कंटेंट एंड सेकंड इज एंट्रोपी, ठीक है। और इनके जो डिफरेंसेज हैं उनको हम डेल जी, ठीक है, फिर डेल एच और माइनस डेल एस, लेकिन बाद में हम इसको टेम्परेचर के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम इक्वेशन को ऐसे ले जा सकते हैं। फिर हमें पता है कि सिस्टम, जब सिस्टम की बात की जाती है तो सिस्टम में प्रोटीन और सॉल्वेंट दो पार्ट हो जाते हैं, तो फिर हम दोनों के हीट का डिफरेंस, हीट कंटेंट का, और दोनों की एंट्रोपी का जो डिफरेंस है उसको हम यूज़ करें, तो फिर हम टोटल जेल जी टोटल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज जी टोटल। ठीक है, यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं? हेलो, ठीक है। मतलब फोल्डेड प्रोटीन के लिए एंट्रोपी में चेंज और ये डेल थी ना, ये दोनों ही नेगेटिव नहीं रहता है। दोबारा बोलिए। फोल्डेड प्रोटीन के लिए एंट्रोपी में चेंज और ये डेल जी वाला दोनों ही नेगेटिव नहीं है। उसको आप इस फिगर से समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पीछे की कुछ क्लासेस में आपने कुछ बातें समझी थी, उन बातों को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और उन चीज़ों को अगर आप निकालें तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं। ये की पॉइंट्स हो जाएंगे कि आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी।
आई थिंक विजिबल है आपको। यस सर। देखो जो राइबोन्यूक्लियेज ए के साथ में जो वर्क हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसमें एक चीज़ निकल के आई थी कि अगर हम वीक इंटरेक्शन पहले होने देते हैं तो प्रोटीन बहुत अच्छे से रीफोल्ड हो जाती है, यानी कि वीक इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। वीक इंटरेक्शंस इम्पोर्टेंट है। वीक इंटरेक्शन की एनर्जी तो बहुत कम होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड तो बहुत मजबूत होते हैं, उनके सामने वीक इंटरेक्शन वैसे एनर्जी वाइज तो बहुत कमज़ोर है, लेकिन फोल्डिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि फोल्डिंग के लिए वीक इंटरेक्शन की पॉइंट्स अबाउट फोल्डिंग कर लीजिए इनको, अबाउट फोल्डिंग कि प्रोटीन फोल्ड होगी तो उसके लिए वीक इंटरेक्शन, कोवलेंट इंटरेक्शन ये सारे काम करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है कि करेक्ट फोल्डिंग हो जाए उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया वीक इंटरेक्शन। और वीक इंटरेक्शंस में भी हमने एक लिया था कि हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स हैं वो बरीड हो जाने चाहिए। हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स उनकी जो साइड चेन है वो बरीड हो जानी चाहिए, ये मस्ट है। यानी कि हाइड्रोफोबिक का सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। अगर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड बाहर रहेंगे तो प्रोटीन फोल्ड नहीं हो सकती। तो प्रोटीन के फोल्ड होने के लिए हाइड्रोफोबिक का सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। और हाइड्रोफोबिक का सॉल्यूशन है कि वो प्रोटीन के कोर में दबा दिए जाने चाहिए, कि हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड जो भी हैं वो प्रोटीन के कोर के अंदर इकट्ठे हो जाने चाहिए। और इनको कोर में इकट्ठा करने का जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इज ए वीक इंटरेक्शन। तो होने को तो बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो काम करते हैं, लेकिन वीक इंटरेक्शन वेरी इम्पॉर्टेंट हमारे पास इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने एक एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ निकाली थी कि अगर वीक इंटरेक्शन पहले बहुत अच्छे से हो जाती है तो प्रोटीन अपना रीनेचुरेशन बिहेवियर बहुत परफेक्टली दे रहा था। इसके बाद में दूसरा हमने फोल्डिंग के लिए ये पॉइंट निकाला था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी आप ऐसे समझें कि हम किसी भी पॉइंट को जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ले जाना चाहते हैं प्रोटीन के एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ में, जैसे आपके पास कोई प्रोटीन है उसके इन दो रेसिड्यूज़ को अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ले जाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये पहले वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में गए हुए थे, और अब हम इनको सेल्फ या फोल्डिंग के लिए जो ज़रूरी है उस कन्फर्मेशन में ले जाना चाह रहे हैं, तो उसमें हम इसको आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराना चाहते हैं। तो पहले वाले जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं ये हमें ब्रेक करने पड़ेंगे और नए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ एनर्जी का डिफरेंस होना चाहिए, एक तो मैक्सिमम होने चाहिए और पानी के साथ जितना स्ट्रांगली जुड़ा था उससे कहीं स्ट्रांगली वो सेल्फ के साथ जुड़ना चाहिए। तो ये कुछ एनर्जी पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज़ का सॉल्यूशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको हमें फोल्डिंग के लिए इम्पोर्टेंट मानते हुए कि अगर ये नहीं है तो प्रोटीन फोल्ड नहीं होगी तो उसका फ्री एनर्जी बढ़ा हुआ होगा। इस रेफरेंस में हमको समझना है। ठीक है, अब ये कुछ जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनको हम इस प्रकार से ले सकते हैं। देखिए दिस इज डेल जी टोटल, ठीक है। इसमें कुछ कंपोनेंट्स लिए थे हमने, डेल एच
चेन का, डेल एच सॉल्वेंट का। ठीक है, ये इश्यूज हो गए, दोनों इश्यूज हो गए हमारे पास एंथैल्पी के, हीट कंटेंट के इश्यूज हो गए। इसी प्रकार से एक पैरामीटर इसके अंदर है माइनस टी डेल एस चेन, और ऐसे ही है माइनस टी डेल एस सॉल्वेंट। तो ये दोनों पैरामीटर रिप्रेजेंट करते हैं एंट्रोपी को। तो एंट्रोपी कंटेंट का डिफरेंस प्रोटीन के लिए और सिस्टम के लिए, ऐसे ही हीट कंटेंट का डिफरेंस प्रोटीन के लिए और सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, ये फ्रैक्शन कहाँ से आए थे वो हमने अभी बात की थी कि हम डेल जी टोटल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते थे, क्योंकि हम डेल जी को हम डेल एच माइनस टी डेल एस में ले रहे थे। फिर सिस्टम के रिगार्डिंग हमने इसको चैन और सॉल्वेंट ऐसे इसको फ्रैक्शनेट कर दिया था। ओके, ठीक है। इसके बाद में कुछ इश्यूज़ को हम समझें तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं this one, non-polar groups in aqueous solvent. It is a condition, ये condition है। ठीक है, नॉन पोलर ग्रुप्स इन एक्वस सॉल्वेंट को आप ऐसे समझें कि हमारे पास कोई प्रोटीन है और इस प्रोटीन में कुछ नॉन पोलर ग्रुप्स हैं, वो बाहर की तरफ है। दीज आर नॉन पोलर, और नॉन पोलर का मतलब है हाइड्रोफोबिक। इनकी हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड जब बाहर की तरफ हैं तो ऐसी स्थिति होने पे अगर आपने कोई प्रोटीन ले रखा है, ऐसा कंफर्मेशन ले रखा है जिसमें हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड बाहर पानी की तरफ है, बाहर सराउंडिंग में वाटर लेंगे, एक्वस कंडीशन। ठीक है ना, एक्वस का मतलब आपने वाटर लिया है, तो बाहर सराउंडिंग में वाटर है और वाटर नॉन पोलर को रिपेल करता है, तो पानी इनको रिपेल करेगा, हाइड्रोफोबिक फोर्सेज लगाएंगे इनके ऊपर। तो जो चीज़ें पानी को पसंद नहीं है, पानी उनको अपने से दूर करना चाहता है, तो इसका मतलब ये चीज़ें अंदर जानी चाहिए, जो बाहर निकले हुए हैं वो अंदर जाने चाहिए। ये सबसे बड़ा इशू था कि जो हाइड्रोफोबिक है उनका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अगर वो बाहर हैं, क्योंकि हाइड्रोफोबिक अगर बाहर हैं तो इसका मतलब पानी उनके ऊपर हाइड्रोफोबिक फोर्सेस काम करेंगे और रिजल्ट क्या आना चाहिए कि वो बरीड हो जाने चाहिए। ये एरो आपको बता रहे हैं कि वो बरीड हो जाने चाहिए। अगर ये बरीड हो गए तो प्रोटीन फोल्ड हो जाएगा, अगर ये बाहर है तो प्रोटीन अनफोल्ड है, और अगर ये बरीड हो गए तो प्रोटीन फोल्ड है। अगर ये पार्ट यहाँ चले गए तो दिस इज़ फोल्डेड, दिस इज़ बरीड कंडीशन एंड दिस इज़ फोल्डेड कंडीशन। अगर ये बाहर है इसका मतलब दिस इज़ अनफोल्डेड, दिस इज़ अनफोल्डेड। ठीक है, तो हमने एक सिचुएशन ली और उस सिचुएशन में हमने ये कहा कि हमारा जो कंफर्मेशन है वो कंफर्मेशन इस प्रकार का है कि नॉन पोलर ग्रुप्स पानी की तरफ हैं, इन एक्वस सॉल्वेंट है। तो अगर ऐसा हमने लिया या ऐसी कंडीशन हमने ली तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, राइट? तो उसके रिजल्ट में फ्रैक्शंस हैं, उसका रिजल्ट किसी एक पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है, उसका डिपेंड कई सारे पॉइंट्स हैं उन पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि हमने जो फ्रैक्शनेशन किया था उस फ्रैक्शनेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ओके, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए आप, और ये बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का मतलब आप फ्री एनर्जी समझ सकते हैं, क्योंकि फोल्डिंग अनफोल्डिंग में हमें एनर्जी को फ्री एनर्जी के फॉर्म में ही लेना होता है। तो ये तो सॉल्यूशन हो गया कि आपको फ्री एनर्जी देखनी है वाई एक्सिस के ऊपर, दिस इज द वाई एक्सिस।
ठीक है, एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर आपने ये सब ले रखा है, वाई एक्सिस के ऊपर आप इन वैल्यूज़ को लेंगे, और वैल्यूज़ अगर ऊपर की तरफ हैं तो दे आर पॉजिटिव, और नीचे की तरफ हैं तो दे विल बी नेगेटिव। तो एनर्जी बढ़ रही है या एनर्जी कम हो रही है तो वो प्लस एंड माइनस की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम इस प्रकार का लेते हैं कि नॉन पोलर ग्रुप्स अगर एक्वस सॉल्वेंट में हो तो उस समय पे कौन कौन से पैरामीटर का इम्पैक्ट कितना होगा। ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं डेल जी चेन, डेल एच चेन, डेल एच चेन, तो दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ही डेल एच सॉल्वेंट है, डेल एच सॉल्वेंट इसका वैल्यू है माइनस। ठीक है, अभी आपने केवल एंथैल्पी की बात की, और एंथैल्पी एक तो चेन का एक सॉल्वेंट का, यानी कि दोनों सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हमने ले लिए। अगर हम इनको ऐड कर दें तो एक माइनस की वैल्यू है, एक प्लस की वैल्यू है, और ये देखना प्लस की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है और माइनस की वैल्यू थोड़ी सी कम है। तो अगर आप डेल एच टोटल लें, डेल एच टोटल, तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, कि पॉजिटिव वाला ज़्यादा है और सॉल्वेंट वाला नेगेटिव में उतना ज़्यादा नहीं है, तो दोनों को देखेंगे तो वैल्यू थोड़ी बहुत प्लस में आनी है, तो डेल एच टोटल हमारे पास प्लस में आएगा। इसी प्रकार से हम सेकंड पैरामीटर को देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास माइनस टी डेल एस चेन, और ये सॉल्वेंट का है, राइट। तो ये वैल्यू प्लस में है और उससे कहीं ज़्यादा ये माइनस में है, नेगेटिव वैल्यू है। अगर आप इन दोनों को मिलाएंगे तो दिस इज माइनस टी डेल एस टोटल। ठीक है, दोनों को मिला देंगे तो टोटल आएगा। अब टोटल को देख लीजिए कि प्लस में जितना है माइनस में उससे कहीं ज़्यादा है, तो दैट विल बी माइनस, माइनस में एक बड़ा फिगर आएगा। तो एक फिर आप डेल जी टोटल करने वाले हैं, दिस इज डेल जी टोटल। तो डेल जी टोटल में आप डेल एच टोटल माइनस डेल टी डेल एस टोटल, इनको करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं, इनको यूज़ करने वाले हैं। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी है, प्लस में जो भी वैल्यू आ रही है और ये माइनस में उससे भी बड़ा है। तो ओवरऑल रिजल्ट कि ये माइनस की कोई वैल्यू है, दिस इज प्लस की कोई वैल्यू थी और ये माइनस की वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू बिगर वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है इसकी वजह से। तो ये बिगर वैल्यू और डेल एच जो हमने टोटल निकाला वो एक छोटी वैल्यू, और इन दोनों को कंपेयर करें, यानी कि आप इन चारों को जोड़ रहे हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो आप इन चारों को जोड़ रहे हैं। पहले हमने डेल एच के दोनों टुकड़ों को देख लिया, तो थोड़ा बहुत प्लस में आता है और फिर थोड़ा बहुत माइनस में आता है। एक बार वैल्यू रख के देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि दिस इज 4 एंड दिस इज 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, तो दिस इज प्लस का 2, राइट। और यहाँ पे देख लीजिए कि ये 6 है और ये 9 है माइनस का, तो दिस इज -3, -3। तो दो में से -3 करेंगे तो वैल्यू हमारे पास माइनस में आएगी। तो डेल जी जो आएगा हमारे पास टोटल, डेल जी टोटल जो आएगा दैट विल बी माइनस। मीन्स अगर आपने प्रोटीन को इस प्रकार से रखा, या प्रोटीन के नॉन पोलर ग्रुप्स को अगर आपने पानी की तरफ रखा, तो जो भी हमारे कंटेंट्स हैं वो कंटेंट किस प्रकार से काम करेंगे कि डेल एच चेन ये पॉजिटिव होगा, डेल एच सॉल्वेंट नेगेटिव होगा, लेकिन ये चेन वाला जितना पॉजिटिव है उससे कम नेगेटिव होता है, तो ओवरऑल इनका रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही अगर हम एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी चेन का जितना पॉजिटिव है उससे कहीं ज़्यादा नेगेटिव इसका है, सॉल्वेंट का, उनका डिफरेंस माइनस में आएगा। तो हम दोनों को जब सम करेंगे
टोटल के लिए, तो डेल जी हमारे पास कैसा आ जाएगा, डेल जी टोटल की वैल्यू माइनस में। और डेल जी टोटल की वैल्यू माइनस का मतलब क्या होता है कि दिस इज द जी फोल्डेड माइनस जी अनफोल्डेड, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यानी कि प्रोटीन हमारी फोल्ड हो जाएगी। तो अगर ये वर्क करेंगे, अगर डेल जी टोटल की वैल्यू माइनस में आएगी, इसका मतलब प्रोटीन हमारी फोल्ड हो जाएगी। यानी कि आप कुछ ऐसा कहना चाहते हैं या उसको ऐसे समझना चाहते हैं कि हमारे पास एक प्रोटीन है, ठीक है, इस प्रोटीन के भी अपने कंपोनेंट हैं, है ना, इसके एंट्रोपी के, एंथैल्पी के, एंट्रोपी के, इसके खुद के भी कंपोनेंट हैं। ये प्रोटीन अकेले नहीं है, ये कहीं है ना, ये सॉल्वेंट में है, एक्वस मीडियम में, वाटर में है, तो वाटर का खुद का एंथैल्पी और एंट्रोपी कंटेंट है। और फिर इनके डिफरेंसेज हैं, और डिफरेंसेस को हमने यहाँ पे बता रखा है कि कौन सा पैरामीटर कितना स्ट्रांगली काम करता है। और फिर सबको मिला करके बोलना चाहते हैं कि अगर हमने ऐसा लिया तो कौन कौन से पॉइंट्स या कौन कौन से फ्रैक्शन कहाँ कितने स्ट्रांगली काम करेंगे, और सबको जोड़ दें तो रिजल्ट आता है हमारे पास डेल जी टोटल। और डेल जी टोटल का मतलब डिफरेंस है। डेल बोलते ही आप क्या बोलेंगे, जी एफ माइनस जी यू, दिस इज डेल जी, राइट। तो अगर वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब प्रोटीन हमारी फोल्ड हो जाएगी, राइट। तो प्रोटीन विल बी फोल्डेड। ठीक है, ये इस प्रकार से जरूरी था। ऐसे आप यहाँ से समझ सकते हैं। इस बार रिवर्स हो गया। अब हमने क्या कर दिया कि पोलर ग्रुप्स को एक्वस सॉल्वेंट में लिया। तो पोलर ग्रुप्स यानी कि चार्ज वाले पानी की तरफ होने चाहिए, राइट। तो यहाँ से जो एनर्जी डिफरेंस है वो कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि ऑलमोस्ट नियर अबाउट जीरो। क्योंकि जितना पैरामीटर ये है, लगभग ये वाला पैरामीटर और ये वाले पैरामीटर, जब हम इनको टोटल में लाएंगे तो वैल्यू नियर अबाउट जीरो आ जाएगी। यानी कि अगर आपने पोलर ग्रुप्स को एक्वस सॉल्यूशन में लिया, आपने प्रोटीन ली, और इसके पोलर ग्रुप्स अगर आपने पानी की तरफ लिए, इस बार ये पोलर है, नॉन पोलर नहीं है, ध्यान रखना आपको। अगर ये एक्वस मीडियम की तरफ है, सराउंडिंग की तरफ है, तो इससे फोल्डिंग नहीं होगी, इससे फोल्डिंग नहीं होगी, क्योंकि ये पानी की तरफ ही होने चाहिए। क्योंकि पोलर पानी से इंटरेक्ट करता है, तो ये पानी की तरफ ही होने चाहिए, और ये पानी की तरफ आपने ले रखे हैं, तो जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ नियर जीरो। अगर ये नेगेटिव आता तो फोल्ड होती प्रोटीन। तो अगर पोलर ग्रुप पानी की तरफ है तो ये फोल्डिंग के लिए कोई फोर्स नहीं क्रिएट करता, लेकिन अगर नॉन पोलर पानी की तरफ है तो वो फोल्डिंग के लिए फोर्स क्रिएट करता है। और ये सेल्फ फोर्स है, कि ऐसा नहीं कि कोई और प्रोटीन को फोल्ड करता है, प्रोटीन खुद फोल्ड हो जाती है। यानी कि सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, उस सिस्टम के कंपोनेंट की कौन सा कंपोनेंट कितना स्ट्रांगली काम करता है, या उसके पैरामीटर वैल्यूज़ कहाँ किस प्रकार से वर्क करते हैं, उनके कारण से प्रोटीन हमारी फोल्ड होती है। तो प्रोटीन को फोल्ड कराने के लिए जैसे दो ही बड़े इशू थे कि पोलर और नॉन पोलर। तो अगर आपने पोलर को एक्वस की तरफ लिया है तो कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस नियर अबाउट जीरो होगा। अगर नॉन पोलर को हमने एक्वस सॉल्वेंट की तरफ लिया है तो फिर वहाँ पे डेल जी की वैल्यू माइनस में आएगी और प्रोटीन फोल्ड होने की तरफ जाएगी। ठीक है, इनको थोड़ा सा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन पैरामीटर्स को अगर आप चेंज कर दें, जैसे कि आप यहाँ ये जीरो डिफरेंस है, इससे ऊपर का सारा पार्ट डेल जी अगर माइनस में आती है, सॉरी प्लस में आती है, तो वो अनफोल्डेड है, दिस इज डेल जी पॉजिटिव। और अगर वो डेल जी की वैल्यू माइनस में आती है तो दैट विल बी फोल्डेड कंडीशन।
ठीक है, यहाँ पे हमारी डेल जी की वैल्यू 0 आ रही है, तो ना तो ये फोल्ड की तरफ जाएगी ना ये अनफोल्ड की तरफ जाएगी। ऐसे ही आप ले सकते हैं कि प्रोटीन इन वैक्यूम, कि प्रोटीन हमारी वैक्यूम में है, यानी कि सराउंडिंग में कोई नहीं है। सराउंडिंग में कोई नहीं है तो डेल एस सॉल्वेंट की कोई वैल्यू नहीं है, एंड माइनस टी डेल एस सॉल्वेंट की, क्योंकि सॉल्वेंट है ही नहीं, नो वाटर नो सॉल्वेंट। तो वैक्यूम के अंदर कोई है ही नहीं, तो सराउंडिंग के अंदर जो पैरामीटर्स हम लेते थे दैट विल बी 0। और फिर ये जो पैरामीटर्स हैं कि हमारा जो डेल एच चैन और माइनस टी डेल एस चैन, केवल ये काम करेंगे। और अगर ये इस प्रकार के हों कि इसकी वैल्यू माइनस के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग हो और ये प्लस में इतनी स्ट्रॉन्ग हो, तो इनका डिफरेंस माइनस में रह जाएगा, तो प्रोटीन हमारी फोल्ड होगी। तो प्रोटीन का फोल्ड होना या नहीं होना ये डिपेंड करता है कि एनर्जी डिफरेंस किस प्रकार का है, और यहाँ पे आप उनको अप्लाई नहीं कर सकते पोलर नॉन पोलर को, क्योंकि वैक्यूम के अंदर पोलर नॉन पोलर अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे पोलर इंटरेक्शन अप्लाई होगी और नॉन पोलर इंटरेक्शन अप्लाई होगी, और ये सारे ही कंपोनेंट चैन के होंगे, क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग में कुछ नहीं है। तो अगर चैन के पोलर के साथ में इंटरेक्ट हो रहा है, या चैन का नॉन पोलर चैन के नॉन पोलर के साथ में इंटरेक्ट हो रहा है, तो प्रोटीन फोल्ड हो जाएगी। और अगर चैन का पोलर के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, या नॉन पोलर के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वीक इंटरेक्शन है वो अप्लाई नहीं हो पाएगा, तो प्रोटीन हमारी अनफोल्ड रहेगी। तो वैक्यूम के अंदर फोल्ड होने के लिए केवल प्रोटीन के कंपोनेंट्स पे जाना पड़ेगा, और एक्वस सॉल्यूशन में फोल्ड होने के लिए हमें मेजरली ध्यान देना है नॉन पोलर ग्रुप्स वो कहाँ हैं। अगर वो एक्वस की तरफ हैं तो वो अनफोल्डेड है, अगर वो अंदर चले जाएंगे तो वो फोल्ड हो जाएगी। और अंदर जाने के लिए जो फोर्सेज है वो फोर्सेज कैसे काम करते हैं, और डेल जी की वैल्यू माइनस में होने पे ही ये फोल्ड हो सकती है। हाँ बताओ। ये पोलर ग्रुप्स इन एक्वस सॉल्वेंट ये तो थर्मोडायनामिकली फेवरेबल कंडीशन है फोल्डिंग के लिए। नहीं, फोल्डिंग के लिए क्यों बोलोगे? पोलर ग्रुप्स इन एक्वस सॉल्यूशन इसको फोल्डिंग के लिए फेवरेबल, ये तो अनफोल्डिंग के लिए भी उतना ही फेवरेबल है। अगर किसी प्रोटीन का पोलर ग्रुप पानी की तरफ है तो ये तो अनफोल्ड में भी ऐसा ही होता है। भाई यही तो बात, इधर एक्सेस पर फोल्डेड लिया, फिर ऊपर की तरफ भी तो ये ऊपर की तरफ ये अनफोल्ड हो रहा है। नहीं, आप ऐसे समझें कि आप फोल्ड करना चाहते हैं अनफोल्ड को आप फोल्ड करना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए कि जो हमारे पोलर थे वो पानी के संपर्क में रहते हैं, और अब भी जो पोलर हैं वो पानी के संपर्क में ही रहेंगे, तो उनसे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ रहा है। लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट किससे पड़ रहा है कि नॉन पोलर जो पानी की तरफ थे, अगर वो पानी से अवे चले जाएं, कि नॉन पोलर के पास आ जाए कोर में, तो प्रोटीन हमारी फोल्ड होगी। यानी कि हम जो कॉन्सेप्ट में जो चीज़ें यूज़ करते हैं ना, उनको हम यहाँ पैरामीटर वाइज समझाना चाहते हैं कि वो नेगेटिव क्यों है, और नेगेटिव है तो उसके कौन कौन से पैरामीटर कहाँ काम करते हैं, और उनकी वैल्यूज़ को हम जोड़ें तो हमें डेल जी माइनस में कैसे प्राप्त होता है। और ये वैल्यू हमारे पास ये जो कि आप एक तो इसको ले लो कि नॉन पोलर वाले को और पोलर वाले को, तो अब आप दोनों को जोड़ दो। अगर आप इन दोनों फिगर्स को जोड़ दोगे तो आपको पता लगेगा कि फोल्डिंग के लिए आपको एनर्जी माइनस में चाहिए, डेल जी माइनस में चाहिए। तो इसमें दो पैरामीटर आ गए, एक तो ये जो माइनस में आपको देता है, एक ये जो 0 देता है। तो एक तो वो है जो 0 देता है, एक वो है जो माइनस देता है। तो इम्पोर्टेंट कौन है? इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि आपको डेल जी फोल्डिंग के लिए माइनस लेना होता है। तो
तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट ही नहीं हुई, यानी कि पोलर ग्रुप्स एक्वा सॉल्वेंट की तरफ रहेंगे तो ये तो इम्पोर्टेंट ही नहीं हुआ। क्योंकि ये यहाँ पर भी देख लो कि पोलर पहले भी इधर होते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इधर होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो ये है फोल्डिंग के लिए, इम्पोर्टेंट तो ये है कि नॉन पोलर कहाँ पे है, ये इम्पोर्टेंट है। वैसे क्या कि ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, है ना, कि जैसे इतनी सारी बातें हुई, इतनी सारी क्लासेज में हमने लिया, है ना, कि नॉन पोलर वीक इंटरेक्शन, जो हाइड्रोफोबिक हैं वो कोर में चले जाने चाहिए, वो हम जैसे चीज़ों को समझ रहे हैं, समझते जा रहे हैं और वो हमने ऐसे को समझ भी लिया, हमें पता भी चल गया कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं। ये उसका थर्मोडायनेमिक फ्रैक्शन है एक प्रकार का, कि भाई वो ऐसा होता है, ठीक है, वो होता है ऐसा, लेकिन उसको ऐसा करता कौन है। फिर आपको पता लगा कि ऐसा करने के लिए तो डेल जी जिम्मेदार है। फिर डेल जी के भी टुकड़े हैं कि डेल जी तो एक वो है जो एंथैल्पी, एंट्रोपी, इन पे डिपेंड करता है। फिर एंथैल्पी, एंट्रोपी भी अकेले प्रोटीन की नहीं है, वो तो प्रोटीन और सॉल्वेंट दोनों की होती हैं। फिर उनके डिफरेंसेज हैं, तो ये पैरामीटर्स बढ़ जाते हैं, और इन पैरामीटर्स में कौन से वैल्यू कहाँ काम करते हैं और कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, तब आप उस चीज़ को उसका समेशन करेंगे डेल जी टोटल के लिए, तो फिर आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ डेल जी माइनस में क्यों आया था और यहाँ पे डेल जी जीरो क्यों होता है। अगर आप इसी चीज़ को एक दूसरे एंगल से कहें तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि जब हमने नॉन पोलर को एक्वा सॉल्यूशन में लिया तो वो अनफोल्ड कंडीशन थी और डेल जी माइनस में होते ही वो फोल्ड हो जाएगी। अगर ये पैरामीटर्स प्रकार से काम करेंगे तो प्रोटीन फोल्ड हो जाएगी। अगर आपने पोलर ग्रुप्स को एक्वा सॉल्यूशन में लिया और ये पैरामीटर अगर काम भी करते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, यानी कि मेजरली आपको डेल जी टोटल पे जाना है, और फिर जो हम फोल्डिंग के लिए जो चीज़ें जिम्मेदार मानते हैं कि नॉन कोवलेंट बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, उसमें से कोवलेंट बॉन्ड को तो आपने पहले ही साइड में निकाल दिया, क्योंकि वो तो राइबोन्यूक्लियेज एक के एक्सपेरिमेंट से आपको समझ में आ गया था कि वो इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो चीज़ आपने यहाँ पे ऐसे लिया था कि अगर आपने पहले हाइड्रोजन बॉन्ड अगर आपने फोल्डिंग करानी चाहिए, और फोल्डिंग की अगर आपने स्टेप 1 अगर आपने कोवलेंट बॉन्ड बनवा दिया, और स्टेप 2 में अगर आपने वीक बॉन्ड बनाए, तो प्रोटीन 100% फोल्ड नहीं होती है, 1 से 2% ही प्रॉपर रीवर्क कर पाती है। अगर आपने स्टेप 1 में वीक इंट्रैक्शन होने दिए और स्टेप 2 में कोवलेंट होने दिए, तब जाकर के प्रोटीन है वो लगभग रीनेचर हो पाती है। तो वीक इंट्रैक्शन पहले बने, उसके बाद में जो कुछ और है वो होता रहे, तो वीक इंट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए प्रोटीन की स्टेबिलिटी के लिए या फोल्डिंग के लिए। और वीक में भी फिर आपने ये देखा कि पोलर वाला, नॉन पोलर वाला, तो फिर आपको लगा कि नॉन पोलर सबसे बड़ा इश्यू है, बिगेस्ट इश्यू। जो थर्मोडायनेमिक अनफेवरेबलनेस होती है वो इन्हीं की वजह। अगर ये नॉन पोलर आउट हैं, बाहर की तरफ है, तो थर्मोडायनेमिकली वो अनस्टेबल कंडीशन होती है। तो वो स्टेबल कब हो सकती है? जब वो इंटीरियर में बरीड कर दिए जाएँ। तो उनके लिए डेल जी नेगेटिव चाहिए, वो कहाँ से आएगा? तो वो कौन कौन से पैरामीटर काम करते हैं। तो आपने कोवलेंट वाले को क्यों इग्नोर कर दिया? ठीक है ना, इसलिए इग्नोर कर दिया। वो अलग बातें हैं, वो साइड में रह जाएंगी कि कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, सिस्टीन के बीच में बनता है, डाइसल्फाइड लिंकेज है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जो प्रोटीन्स एक्सटीरियर में काम करती हैं, एक्सट्रीम पीएच पे काम करती हैं, उनमें ऐसे बॉन्ड होने चाहिए, वरना प्रोटीन स्टेबल नहीं हो सकती। तो वो स्पेसिफिक केसेस की बात आ जाएगी। कुछ एक प्रोटीन जिनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, उनमें कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा होने चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन जनरल प्रोटीन के लिए देखें ना, कि सामान्य रूप से सभी प्रोटीन की स्टेबिलिटी के लिए देखें, तो ज़रूरी ज़्यादा क्या है? नॉन पोलर्स का सॉल्यूशन। तो इसलिए आपने पोलर वाले को देखा कि एनर्जी डिफरेंस कुछ है ही नहीं, नॉन पोलर की वजह से ये सारा एनर्जी डिफरेंस।
तो जो मेन ड्राइविंग फोर्स है, यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं कि प्रोटीन फोल्डिंग के लिए मेन ड्राइविंग फोर्स यही है, कि पूरी जो ताकत प्रोटीन को फोल्ड कराने के लिए जो ताकत काम करती है वो यही करती है, दिस वन मेन ड्राइविंग फोर्स। तो जो आपने ये ब्लैक एरो लगाए थे ना, ये ब्लैक एरो कि पानी जो रिपल्सन कॉज करता है, कि हाइड्रोफोबिक रिपल्सन जो इनके ऊपर अप्लाई होते हैं, वो मेन फोर्स है। उसके बाद में वो नॉन पोलर पास आ जाएंगे तो उनमें नॉन पोलर इंट्रैक्शन हो जाएगी, वॉन डेर वाल हो जाएगी, वो बाद की बातें। पहला काम और इम्पोर्टेंट काम कि नॉन पोलर पानी की तरफ से हटा के कोर में शिफ्ट करते जाएं, उसके लिए डेल जी नेगेटिव चाहिए। और वो डेल जी नेगेटिव आपको कहाँ से मिलती है, कौन कौन से पैरामीटर उसके लिए काम करते हैं, वो आपने यहाँ पे जो सेंटर वाला जो फिगर था वहाँ से समझा है। अभी चीज़ें थोड़ी ठीक हुई हैं, समझ पाए क्या आप लोग? ठीक है। वैसे तो क्या है कि देखो आप इस पर बहुत अच्छे से दोबारा से जाएं, उसको कवर करें, ठीक है। और फिर दूसरा ये होता है कि हम इनको जब क्वेश्चंस में काम में लें तो हमें समझ में ज़रूर आना चाहिए कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे, कैसे डिस्कस कर रहे थे, और ये पैरामीटर फोल्डिंग अनफोल्डिंग के लिए कैसे काम करते हैं, ये ज़रूरी वहाँ हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। यहाँ से एक चीज़ और आपको समझनी है कि अभी हमने कहा कि मेन ड्राइविंग फोर्स यही है, और इस मेन ड्राइविंग फोर्स को अगर आप थोड़ा सा इसमें से और कवर करें ना और इसको देखना चाहें तो ये आपको बिल्कुल यहाँ महसूस होगा। 1 सेकेंड, इस वन कि आपके पास ये इशू आ रहा था कि हम ये पैरामीटर माइनस में चाहते हैं, ठीक है, और इसके बिना प्रोटीन फोल्ड नहीं हो सकती। और इसको माइनस में लाने के लिए सबसे ज़्यादा जो काम किया ना वो इस एरो ने किया, दिस वन। और ये क्या है, दिस इज -T del S सॉल्वेंट, -T del S सॉल्वेंट। इसकी वजह से प्रोटीन फोल्ड हुई है। यानी कि सॉल्वेंट कौन, वाटर। और हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड या नॉन पोलर पानी को पसंद नहीं है बस, यानी कि पानी अपना जो एंट्रोपी है उसको बढ़ा के नहीं रखना चाहता। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, -T del S सॉल्वेंट। तो ये पैरामीटर वाटर के लिए है, फॉर वाटर, और उसकी वजह से हमारे पास ये बिगेस्ट माइनस वैल्यू आ रही है, माइनस एरो आ रहा है। तो मेन ड्राइविंग फोर्स वाटर है, कि जो चीज़ें पानी को पसंद नहीं है, जो हाइड्रोफोबिक है ना, ये हाइड्रोफोबिक पानी को पसंद नहीं है, जिनको आप नॉन पोलर बोल रहे हैं ना, तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स यही है कि नॉन पोलर्स को पानी अपने से दूर करना चाहता है। तो दीज आर द एरोज जो हमने यहाँ पे लगाए थे, इनकी वजह से प्रोटीन, हालांकि बाकी पैरामीटर भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है, बाकी 3 एरो भी यहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा जो रोल है कि डेल जी को माइनस में लाने में सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी निभा रहा है वो यही है। हालांकि रोल तो इनकी भी है, राइट, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कौन हो जाएगा, -T del S सॉल्वेंट, यानी कि वाटर इटसेल्फ। तो ताकत लगाने वाला पानी है
और फिर आप कह रहे कि फोल्ड प्रोटीन हो रही है, लेकिन प्रोटीन फोल्ड अपनी ही वजह से हो रही है क्योंकि उसमें नॉन पोलर प्रेजेंट है। तो प्रोटीन में अगर नॉन पोलर हुए तो प्रोटीन फोल्ड होगी। अगर किसी प्रोटीन में पोलर ग्रुप हैं सारे के सारे तो क्या वो फोल्ड होगी? जो पानी के साथ खुश हैं क्या वो पानी को छोड़ के फोल्ड हों? आप ऐसे सोचें। पर एक जो पानी के साथ खुश नहीं है वो कोर में जाकर के पानी उनको रिपेल करे तो वो फोल्ड हों। तो क्या सही है? अरे हाइड्रोफोबिक वाला वो कोर में जाके वही करेंगे ना फोल्ड करेंगे। हाँ, यानी कि अगर किसी प्रोटीन को फोल्ड होना है तो पानी से उसके, ऐसे समझ सकते हैं जैसे पानी उसके लात मारेगा तब वो फोल्ड होती है। और पानी सोच समझ के लात मार रहा है कि अगर नॉन पोलर बाहर है तो उसको वो फोल्ड करता, वरना नहीं करेगा। तो एक साइड में पानी है, एक साइड में प्रोटीन है, और फोल्ड होने वाला प्रोटीन है और फोल्ड करने वाला पानी है। और पानी उसको फोल्ड इसलिए करता है क्योंकि पानी से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, राइट। और नॉन पोलर अगर बाहर की तरफ हो तो पानी उसको फोल्ड नहीं कर रहा था, जो आपने यहाँ लिया था। कि अगर ये आपने सिचुएशन ली थी ना कि एक्वस सॉल्यूशन में अगर आपने ये लिया था तो यहाँ पे वो फोल्ड नहीं कर रहा था, एनर्जी 0 थी। तो फोल्ड करने वाला वाटर है, फोर्स उसका है हाइड्रोफोबिक फोर्स है वो, एंड हाइड्रोफोबिक फोर्स आर द वीक इंट्रैक्शंस। तो फोल्डिंग के लिए वीक इंट्रैक्शन बहुत जिम्मेदार हैं। वीक इंट्रैक्शन में मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हम इसको बाहर से हटा करके अंदर की तरफ करेंगे, तो ऐसे कोई अमीनो एसिड एक एक तो है नहीं, वो तो चेन में लगे हुए हैं। तो अगर कहीं पोलर है और वो उसने बाहर पानी के साथ इंट्रैक्शन कर रखा था तो वो अब आपस में करने लग जाएंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मैक्सिमम हो, वांडर वॉल भी मैक्सिमम हो, सब कुछ मैक्सिमम होना चाहिए। फोल्डिंग के लिए सब कुछ मैक्सिमम ज़रूरी है, तभी 100% वो फोल्ड होगी, नेटिव कन्फर्मेशन में जाएगी। लेकिन उन सब की स्टार्टर जो है, उन सबको स्टार्ट करने वाला जो है वो पैरामीटर आपने जो यहाँ पे स्काई ब्लू से लिया ना, ये वाला पैरामीटर रह जाएगा कि आपको इस पैरामीटर को इतना इम्पोर्टेंट क्यों लेना होता है। ठीक है, आई थिंक आप इसको आराम से समझ पा रहे होंगे, आपको अच्छा भी लग रहा होगा, आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा लग रहा है? अरे प्रोटीन फोल्ड हो रही है और पानी उसको फोल्ड कर रहा है, देखो आराम से प्रोटीन फोल्ड हो रही है। क्यों फोल्ड हो रही है? कहाँ दिक्कत थी उसको? ठीक है साहिन? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब आप कुछ चीज़ों पे सोच सकते हो, ठीक है। जैसे आपने कह दिया कि नॉन पोलर ग्रुप्स पेरिफेरी पे क्या एग्जिस्ट कर सकते हैं, या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं अगर प्रोटीन आपने वैक्यूम में ले रखी है तो, ठीक है। ये एक्वस सॉल्यूशन की जगह पे अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेते तो ये सारे एरो रिवर्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो आपने समझा वो एक्वस सॉल्यूशन लेकर के समझा है। अगर एक्वस की जगह पे अगर हम नॉन पोलर ले लेंगे ना तो फिर ये सारे पैरामीटर्स रिवर्स हो जाएंगे, कि जो पोलर वाले हैं वो नॉन पोलर के लिए हो जाएंगे और नॉन पोलर वाले पोलर के लिए हो जाएंगे। तो क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर मेनली जो प्रोटीन्स हैं उनको एक्वस सॉल्यूशन में काम करना होता है और वहीं पे वो फोल्ड होती हैं। तो एक्वस के रेफरेंस में हमें इसको ज़्यादा समझना था, राइट। और एक्वस के रेफरेंस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट हाइड्रोफोबिक हो जाता है। और हाइड्रोफोबिक क्यों काम करता है? वो पोलर पे नहीं, वो नॉन पोलर पे काम करता है। तो वो पैरामीटर, वो हमारी कॉन्सेप्ट और फिर इसके सब पैरामीटर और वेरी स्ट्रांगली कौन कहाँ किस प्रकार से डेल जी टोटल के लिए काम करके उसको नेगेटिव बनाता है, हमारी प्रोटीन फोल्ड हो जाती है। ठीक है, आई थिंक आप चीज़ों को समझ पाए हैं। और आप वीडियो को रिवाइज करना और ये पीडीएफ भी आप दोबारा से रिवाइज करना और फिर बहुत अच्छे से इसको कवर कर लेना, ताकि फोल्डिंग के रिगार्डिंग जो हमारे कॉन्सेप्ट है ना वो सारे क्लियर हो जाएं।
ओके, एक तो ये बात होगी हमारी थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई प्रोटीन फोल्ड होती है तो उसके लिए वीक इंटरेक्शंस में से भी स्पेसिफिक जो हाइड्रोफोबिक फोर्सेज हैं वो सबसे बड़ा फोर्स और इनिशिएटर फोर्स के रूप में हमें लेना होता है। ओके, इसके बाद में हम एक और पैरामीटर समझेंगे। जैसे हमने फोल्डिंग के लिए लिया कि कोई प्रोटीन पहले अनफोल्ड होती है और अनफोल्ड प्रोटीन बाद में फोल्ड हो जाती है। तो अनफोल्डिंग से जो फोल्डिंग आती है ये स्टेप बाय स्टेप होती है, इसमें सेवरल स्टेप्स होती हैं। लेकिन एक जनरल रूल फॉलो किया जाएगा। एक रूल हमेशा ही होगा कि जैसे जैसे हम अनफोल्डिंग से फोल्डिंग की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हम फोल्डिंग की तरफ जाएंगे वैसे वैसे फ्री एनर्जी कम होनी चाहिए। फ्री एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि फ्री एनर्जी का डिक्रीज होना ही फोल्डिंग है, इसी को हम फोल्डिंग बोलते हैं। तो अगर ये मिनिमम हो गया है इसका मतलब प्रोटीन हमारी 100% फोल्ड हो गई है। ठीक है, तो एनर्जी का जो डिक्रीजमेंट है उसको हम एक फिगर से समझ सकते हैं, और ये फिगर एज इट इज जो पार्ट सी का क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है। और फ्री एनर्जी फनल कॉन्सेप्ट है कि फ्री एनर्जी फनल, फ्री एनर्जी फनल, फनल का मतलब जैसे हमारे पास कोई फनल हो तो फनल कुछ ऐसा ही होता है, तो ऊपर से ब्रॉड है और फिर नीचे संकरा हो जाता है, दिस इज फनल। तो फ्री एनर्जी फनल क्या है और हम फोल्डिंग के साथ में उसको कैसे जोड़ सकते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग में कोई भी प्रोटीन बनती है, यानी कि राइबोसोम के ऊपर कोई प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। तो राइबोसोम के ऊपर जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी कि सीक्वेंस होती है, और उसके बाद में उसमें सेकेंडरी कन्फर्मेशन जैसे कि हेलिक्स वगैरह है, बीटा सीट्स है, ये सब बनते हैं। these are secondary conformations। तो पहले राइबोसोम के ऊपर प्राइमरी सीक्वेंस बनती है, बाद में उसमें सेकेंडरी कन्फर्मेशंस बनते हैं। और प्राइमरी से सेकेंडरी कन्फर्मेशन क्यों बनते हैं इसके लिए आपने एक वर्ड लिया था कि इनहेरेंट कॉन्स्ट्रेन होता है। इनहेरेंट कॉन्स्ट्रेन यानी कि पेप्टाइड के अंदर जगह जगह पे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड आ रखे हैं, और जो भी अमीनो एसिड उनकी जो साइड चेन की प्रॉपर्टीज उनके सॉल्यूशन है, सेकेंडरी कन्फर्मेशन उनके सॉल्यूशंस होते हैं। तो इनहेरेंट कॉन्स्ट्रेन कि हर चीज़ पानी को बराबर रूप से पसंद नहीं है, और यही उस चेन के अंदर मिलने वाली प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम इनहेरेंट कॉन्स्ट्रेन बोल रहे हैं, और उनके सॉल्यूशन के रूप में सेकेंडरी कन्फर्मेशन, टर्सरी कन्फर्मेशन, ये सब बनते हैं। तो इस फनल में देखिए हमने क्या क्या दिखा रखा है। एनर्जी दिखा रखी है वाई एक्सिस के ऊपर, दिस इज एनर्जी कंटेंट, ठीक है। दिस इज एंट्रोपी कंटेंट। एंट्रोपी का मतलब ये है रैंडमनेस या अनऑर्डरनेस, दिस इज अनऑर्डर्डनेस कि वो रैंडम कितना है, वो व्यवस्थित कितना कम है, यानी कि व्यवस्था में मिस्टेक कितनी ज़्यादा है। और फिर एनर्जी, एनर्जी का मतलब ये हाईएस्ट वैल्यू होगी, है ना, ये माइनस में तो नहीं कह सकते लेकिन ये हाईएस्ट होगी और ये लोवेस्ट होगी। तो अगर एनर्जी यानी कि फ्री एनर्जी, फोल्डिंग के रेफरेंस में आपको फ्री एनर्जी लेना होता है, तो अगर फ्री एनर्जी लोवेस्ट हो गई तो इसका मतलब वो स्टेबल कन्फर्मेशन होगा, राइट। चलिए इसको समझते हैं। तो जो स्ट्रक्चर हमारे पास अल्फा हेलिक्स बनी है या बीटा सीड्स बनी हैं या कुछ भी रैंडम कॉइल्स बने हैं, दे आर सेकेंडरी कन्फर्मेशंस,
तो उनके पास फ्री एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है, एंट्रोपी भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि फोल्डेड प्रोटीन के एक तो प्रोटीन हमारी पूरी फोल्ड हो गई है, एक प्रोटीन के अंदर ये सब है, तो ये फोल्ड नहीं है अभी, तो दिस कंडीशन ये रैंडम है, अभी अनऑर्डर्ड है, ये व्यवस्थित नहीं हुआ है, तो इसकी एंट्रोपी बड़ी है और यहाँ इसकी एंट्रोपी सबसे कम हो गई है। तो एंट्रोपी धीरे धीरे कम हो जाएगी। एंट्रोपी देखो पहले कितनी थी, अब एंट्रोपी इतनी सी हो गई है। एंट्रोपी कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी डिक्रीज, इतनी डिक्रीज हो गई, फिर 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 डिक्रीज हो गई, और ऑलमोस्ट जब एनर्जी सबसे कम हो जाएगी तो हमारा नेगेटिव कन्फर्मेशन प्राप्त हो जाता है। और इस साइड से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ अमीनो एसिड और प्रोटीन इन नेगेटिव कन्फर्मेशन, यानी कि 3D में जो कन्फर्मेशन होता है, दिस इज़ नेगेटिव, कि जब प्रोटीन 100% फोल्ड हो जाती है उस समय पे कोई भी अमीनो एसिड जिसको जहाँ आना था वो वहाँ आया या नहीं आया, है ना, परसेंटेज ऑफ रेसिड्यू कि वो कितने परसेंट उसमें आ गए। तो ये व्यवस्था है, रैंडमनेस, ये ऑर्डरनेस है एक प्रकार का। तो ऑर्डरनेस बढ़ते बढ़ते पूरी बढ़ जाएगी, यहाँ पे ऑर्डरनेस कुछ भी नहीं है, यानी कि मिनिमम ऑर्डरनेस है। जब एंट्रोपी हाईएस्ट है तो ऑर्डरनेस या अरेंजमेंट कि जिसको जहाँ जाना था वहाँ वो पहुँच गया क्या, वो नहीं पहुँचा है। और जब ये हम यहाँ नेगेटिव की तरफ जाएंगे या नेगेटिव स्ट्रक्चर या लोवेस्ट फ्री एनर्जी वाले कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो वहाँ पे ऑलमोस्ट अमीनो एसिड्स हैं वो नेगेटिव में जहाँ होने चाहिए वहाँ पहुँच जाते हैं। तो आप इस एंगल से भी इसको समझ सकते हैं, एनर्जी के रेफरेंस से भी समझ सकते हैं, एंट्रोपी के रेफरेंस से भी समझ सकते हैं कि जब प्रोटीन अनफोल्ड होती है तो एंट्रोपी हाई होती है, फ्री एनर्जी हाई होती है, और नेगेटिव कन्फर्मेशन में उसके रेसिड्यूज हैं वो थोड़े से ही गए हुए होते हैं। जब हम फोल्डिंग की तरफ जाते हैं तो फ्री एनर्जी कम होती चली जाती है, एंट्रोपी रिड्यूस होती चली जाती है, एंट्रोपी कम होती चली जाएगी, और बाद में तो एक ऐसा कन्फर्मेशन आएगा जिसके पास एंट्रोपी है ही नहीं, यानी कि वो पूरा ऑर्डर्ड हो गया, अनऑर्डर्ड उसमें कुछ बचा हुआ ही नहीं है। दिस इज़ नेगेटिव कन्फर्मेशन और स्टेबल कन्फर्मेशन। इसके आसपास भी और कन्फर्मेशन भी बहुत हैं। दीज आर इंटरमीडिएट, डिस्क्रीट फोल्डिंग, ये भी 100% फोल्ड के आसपास के ही हैं, लेकिन इनमें फ्री एनर्जी इनसे थोड़ी सी ज़्यादा है, फ्री एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी कि ये 100% फोल्ड के लगभग बराबर फ्री एनर्जी वाले ही हैं, लेकिन ये थोड़े से ज़्यादा फ्री एनर्जी वाले हैं। और जब प्रोटीन का काफ़ी कुछ भाग फोल्ड हो गया है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत सारा भाग ऐसा है जो नेगेटिव कन्फर्मेशन में नहीं गया है, यानी कि पार्सली फोल्ड हो गया, दिस इज़ कॉल्ड मोल्टन ग्लोब्यूल, दिस इज़ पार्सली फोल्ड। तो जब आपके पास एक नेगेटिव कन्फर्मेशन हो या नेगेटिव स्टेबल कन्फर्मेशन हो और हम उसको थोड़ा सा एनर्जी दे दें तो उसमें काफ़ी सारे इंटरमीडिएट बन सकते हैं, और एनर्जी दे दें उसको और टेम्परेचर दें तो वो मोल्टन ग्लोब्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्लोब्यूल का मतलब अरेंज्ड है और मोल्टन का मतलब पिघल गया। तो 100% पैक भी नहीं है, 100% ओपन अप भी नहीं हुआ, तो दिस इज़ पार्सली फोल्डेड, और थोड़ा सा जो अनफोल्डिंग उसमें आ गया, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मोल्टन ग्लोब्यूल। तो मोल्टन ग्लोब्यूल क्या है, ये CSR की क्वेश्चंस की लैंग्वेज में रहता है। मोल्टन ग्लोब्यूल तो हमें पता होना चाहिए। फ्री एनर्जी डिफरेंस फनल जनरल से कैसे समझे, एंट्रोपी, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ रेसिड्यूज नेगेटिव में जैसे होने चाहिए वैसे पहुँचे या नहीं पहुँचे, उन सबको हम फ्री एनर्जी फनल से समझा सकते हैं। ये फ्री एनर्जी के रेफरेंस में फनल हो जाएगा कि आप रेड लाइन को फॉलो कीजिए तो एक फनल जैसी सैप है कि ऊपर से काफ़ी चौड़ा है और नीचे जाकर के एकदम से एक पॉइंट पे आ जाएगा। तो इस फ्री एनर्जी कम होते होते काफ़ी कम हो जाएगी, और लास्ट में हमारे पास बहुत सारे ऐसे कन्फर्मेशंस हैं जिनकी फ्री एनर्जी लगभग क्लोज है, तो वो इंटरमीडिएट्स हैं, यानी कि थोड़ा सा कुछ एक वीक इंट्रैक्शन अगर और बन गए तो प्रोटीन हमारी नेगेटिव में चले जाती है, अगर वो टूट गए तो वो अनफोल्डिंग की तरफ चले जाती। तो दिस इज़ मार्जिनल जो हमने कॉन्सेप्ट ली थी, मार्जिनल स्टेबल, कि प्रोटीन्स जो है वो मार्जिनली स्टेबल होती है, वो चीज़ आपको यहाँ दिखाई देती है। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं?